हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ प्रिस्क्रिप्शन, कुछ ओटीसी मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोसिन ओरल ड्रॉप के बारे में, जो कि बच्चों के लिए है, यानी कि एक पेडियाट्रिक फार्मूला है। क्रोसिन जो कि इसका ब्रांड नेम है, तो इस ब्रांड नेम में कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है? इसमें है आपका पैरासीटामोल, या इसे को हम बोलते हैं एसिटामिनोफेन। इसका कंसंट्रेशन है 100 mg पर ml, यानी कि प्रति 1 ml के पीछे आपको पैरासीटामोल का कंसंट्रेशन मिलेगा, वह 100 mg। ये 1 ml डोज नहीं है, बस बताने का तरीका है कि अगर आप इसमें से 1 ml लेते हैं तो हर 1 ml के पीछे आपको 100 mg का पैरासीटामोल मिलेगा। पैरासीटामोल सुनते ही आपको लगता है कि ये तो बहुत कॉमन सा मेडिसिन है, ऐसे आप आराम से मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, जब चाहे जिसे चाहे खुद से या किसी और को दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर रुक करके सोचेंगे, एक फार्मासिस्ट से पूछेंगे, एक डॉक्टर से पूछेंगे, तो आपको बताएंगे कि ऑल्दो इट्स ओटीसी प्रोडक्ट, यानी कि इसको परचेस करने के लिए किसी भी तरीके के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से मेडिकल स्टोर में जाकर के पीडियाट्रिक फॉर्म में या फिर अपने लिए टैबलेट या फिर बच्चों के लिए बड़ा वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सिरप का डोज ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है पैरासीटामोल इतना भी आसान नहीं है लेना, या इतना इजीली लेना भी नहीं चाहिए। इन सब के बारे में बात करूंगा वीडियो के लास्ट तक, बने रहिएगा हमारे साथ। जब हम बात करते हैं क्रोसिन या बात करते हैं पैरासीटामोल की, तो ये किस लिए यूज होता है? ये ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये आपके बुखार को कम करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक बात इसमें और एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिएगा, ये बुखार तो ठीक करेगा ही करेगा, बुखार के लिए ही मेनली यूज किया जाता है। साथ में ये हल्के फुल्के बदन में दर्द बच्चों के हो रहा हो, आपके में हो रहा हो, तो उसको भी मैनेज करने का काम करता है। यानी कि ये एंटीपायरेटिक होने के साथ साथ माइल्ड एनाल्जेसिक का भी काम करता है। और अगर आपसे ये पूछूं कि ये पेन कैसे होता है, ये फीवर कैसे होता है, तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक आपको समझ जाएंगे। हम बात करते हैं जब पेन की, जब फीवर की, तो उसमें आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन केमिकल में से एक आपका है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी में किसी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के थ्रू बनने लगता है, तो फिर आपको पेन का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है। अगर सही तरीके से सोचा जाए ना, तो दर्द हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में कुछ गलत हो रहा है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए और एज सुन एज पॉसिबल इसे ठीक कीजिए। लेकिन जैसा आप ये भी जानते हैं कि जब कभी भी पेन का थ्रेशोल्ड हमारे पहुंच से बाहर हो जाए, हमारे सहन क्षमता से बाहर हो जाए, तो हमें डिस्कंफर्ट करता है। ऐसे केस में हमको पेन को सप्रेस करना पड़ता है। दूसरा जो केस मैंने आपको बताया वह है फीवर, यानी कि बुखार। बुखार एक ऐसा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जहां पे आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेंपरेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर चढ़ने लगता है और आपकी बॉडी हीट होने लगती है और आपको डिस्कंफर्ट, पेन का एहसास होने लगता है। जनरली पेन और फीवर साथ साथ आते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट अक्सर एक साथ ही आते हैं। अब इस पेन के पीछे या इस आपके फीवर के पीछे क्या लॉजिक है? जब कभी भी आपकी बॉडी कहीं से टकरा जाती है या कोई बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता है, कई सारे वर्कआउट हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी एक केमिकल मीडिएटर का रिलीज करना स्टार्ट करती है, जो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन या फिर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो बनता है कॉक्स पाथवे से, जिसमें कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इन दोनों के पहले आता है आपका एराकिडोनिक एसिड। अब एक बार सीधा देख लेते हैं, सबसे पहले एराकिडोनिक एसिड, उसके बाद कॉक्स 1 या कॉक्स 2 की सहायता से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। यही प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पेन और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन और थोड़ा सा फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि इन्फ्लेमेशन के लिए तो कॉक्स इंपॉर्टेंट है, कॉक्स 2 भी इंपॉर्टेंट है, फीवर के लिए थोड़ा सा नया कॉक्स 3 इन्वॉल्वमेंट रखता है, उसकी एक भूमिका होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को या फिर आपको पेन का एहसास ना हो, तो फिर आप पैरासीटामोल यूज कर सकते हो, लेकिन ये केवल माइल्ड पेन के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एनाल्जेसिक ड्रग नहीं है ये सिर्फ हल्का हल्के पेन को ठीक कर सकता है। दूसरा फीवर के बारे में बात करते हैं। फीवर कैसे होता है? आपकी बॉडी में फीवर कब आ जाता है? जब कोई भी बॉडी, चाहे आप हो चाहे आपके बच्चे हो, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं जिसमें पैरोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, इट में भी एंडोटॉक्सिन, इट में भी एक्सोटॉक्सिन, तो वो पैरोजेनिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाता है, ताकि इससे लड़ करके आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन दोनों के फाइटिंग के बीच में वो अपने लिए फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को एलिवेट करता है। तो नॉर्मल बुखार आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम का ही एक पार्ट है। जैसे जब आप वैक्सीन लगाते हो, जब कभी भी कोई टीका लगता है बच्चों को, तो बुखार तो आ ही जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, एंटीजन मानता है, तो आपकी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करती है। इट्स नॉर्मल। बट अगर बुखार इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपको डिस्कंफर्ट देने लगे, आपको बहुत ज्यादा शिवरिंग होने लगे, बॉडी पेन होने लगे, सर दर्द होने लगे, तो उसको कंट्रोल किया जाना आवश्यक है। आखिर समझते हैं कि बुखार होता क्यों है। हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपके ब्रेन पे, आपके हाइपोथैलेमस पे एक सेंटर होता है,
जिसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, यानी कि एक ऐसा सेंटर जो कि आपके थर्मो यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। समझ लो कि एक ऑटो कट डिवाइस है, थर्मोस्टेट है, जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक गीजर है या तो फिर इलेक्ट्रिक प्रेस है, तो उसमें आप टेम्परेचर सेट करते हो तो वो उस पॉइंट पे गर्म होता रहता है। जैसे ही टेम्परेचर एक्सीड होता है तो वो ऑटो कट में बंद हो जाता है और वापस टेम्परेचर नीचे आता है। जैसे ही टेम्परेचर सेट किए गए पॉइंट से नीचे आने लगता है फिर से वो चालू हो जाता है। तो इस तरीके से कम होने पे चालू, ज्यादा होने पे बंद होकर के वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा रहता है जितना आपने सेट किया है। ये जो आपके बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है हाइपोथैलेमस में, वो भी यही तो काम करने का करता है तरीका उसका। वो अभी आपके बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखता है। और अगर ये जो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसके पीछे कारण है कि आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर रही है। ये जो पैरोजन आते हैं वो इसी थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके डिस्टर्ब होने से आपका जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट से ऊपर चला जाता है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। और वो धीरे धीरे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता रहता है। इसी को हम बुखार कहते हैं। और इसी कारण से आपको काफ़ी सारा तकलीफ होता है, बॉडी पेन होता है, सर दर्द होता है, शिवरिंग का एहसास होने लगता है। अब जब आप पैरास्टामोल लेते हो तो ये पैरास्टामोल कई अलग अलग तरीके से काम करता है। कुछ अनक्लियर है और कुछ येट टू बी क्लियर है। उनमें से एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको पेन का एहसास कम होगा, तो ये एज एनाल्जेसिक कह सकते हैं, माइल्ड एनाल्जेसिक काम करता है। दूसरा, आपके कॉक्स-3 के पाथवे को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है आपके बॉडी का उसे डाउन करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग, पसीना निकालता है। तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि अगर आपका शरीर गर्म हो गया है तो उसमें पसीना आएगा, जो कि पानी ही तो है। तो वो पसीना आपके टेम्परेचर को ठंडा करने का काम करता है, जिससे आपकी बॉडी नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। तो इस तरीके से आपका पैरास्टामोल या एसिटामिनोफेन या ब्रांड नेम की बात करो तो क्रोसिन आपके बच्चे के टेम्परेचर को नीचे लेकर के नॉर्मल लेवल पे लेकर के आने का काम करता है। इस तरीके से आपका पैरास्टामोल काम करता है। ये तो बात हो गई उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब रही बात सावधानी की, तो सावधानी आपको पैरास्टामोल के साथ हमेशा बरतनी चाहिए। जब कभी भी आप पैरास्टामोल ले रहे हैं, एडल्ट की अगर आप बात करें तो आपको मैक्सिमम 500 mg का 4 टेबलेट मैक्सिमम 2 ग्राम के रूप में ही लिया जा सकता है, वो भी 3 से 4 घंटे के गैप में। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें कि कोई भी 2 प्रोडक्ट ऐसे ना दें साथ में जिसके किसी एक प्रोडक्ट में पैरास्टामोल, दूसरे प्रोडक्ट में पैरास्टामोल के साथ दूसरा कोई ड्रग हो। जैसे अगर आप बात करते हो इस प्रोडक्ट की, तो ये क्रोसिन है, इसमें पैरास्टामोल सिंगल फॉर्म में, कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा ड्रग देते हो, जैसे मान लो आइबुप्रोफेन के साथ पैरास्टामोल देते हो, एबुजेसिक प्लस देते हो जिसमें एबुजेसिक के साथ साथ आपका पैरास्टामोल भी होगा, तो उसमें भी पैरास्टामोल है, इसमें भी पैरास्टामोल है। या कोई और जो कफ की दवाइयां आती हैं उसमें फीवर को ठीक करने की भी दवाइयां होती हैं पैरास्टामोल, उसको भी दे रहे हो, इसको भी दे रहे हो, तो इसका पैरास्टामोल उसका पैरास्टामोल दोनों क्लब हो जाएगा और डोज ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा डोज होने से प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन पे, चेहरे पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, खोजिंग, एलर्जिक रिस्पांस भी देखने को मिल सकता है। इसलिए कभी भी पैरास्टामोल को एक्सेस डोज पे ना दिया करें। हालांकि ये ओटीसी प्रोडक्ट है, फिर भी सजेस्ट करूंगा कि डोज का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे दिया हुआ है डोज, अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो कितने के हिसाब से कितना दे सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अगर बच्चे का एवरेज बॉडी वेट 3.8 से लेकर के 5.5 kg है तो उनको 0.5 से 0.8 ml तक आप दे सकते हैं। अगर बच्चे का वेट 5.5 से लेकर के 8.3 kg का है तो उन्हें 0.8 से 1.2 ml दे सकते हैं। अगर बच्चे का वेट 8.3 से लेकर के 10 किलो के आसपास है तो उनको 1.2 से 1.5 ml के आसपास दे सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक इंडिकेशन है, बाकी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट किए हुए होंगे, उसके हिसाब से भी चलिएगा। पैरास्टामोल का ओवरडोज करने से प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पे ही पैरास्टामोल का साइड इफेक्ट भी ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे भी आप एक बार लुकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।